नॉन लीनियर डायनामिक्स से लेके फिजिक्स के काफ़ी सारे टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो, क्वांटम कम्युनिकेशन हो या फिर क्वांटम टोपोलॉजी हो। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं और आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बारे में। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर टीवी रामकृष्णन। डॉक्टर टीवी रामाकृष्णन से हम लोग कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे भाई नोबेल प्राइज के बारे में। भारत को पिछला नोबेल प्राइज फिजिक्स में मिला था 1930 में, जो कि सर सीवी रामन लेके आए थे। उसके बाद से आज तक कभी हमको नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे सर के क्रिकेट के जो उनके एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एनेक्डोट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर टीवीआर का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है रोजेंटा टॉक्स पर। और कैसे हैं आप? ठीक हूँ। जी। तो सर सबसे मैं पहला सवाल ही मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जी ये जब एक फिजिक्स की हम लोग बात करते हैं, एक डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एक डिफरेंट सी चीज हमको सुनाई देती है इसमें। और कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स क्या ये चीज होती है, और इस पार्ट ऑफ फिजिक्स में, इस फील्ड ऑफ फिजिक्स में हम लोग किस बारे में बात करते हैं? जी जैसा उसके नाम से विदित है, कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स है वो, यानी कि इट इज द फिजिक्स ऑफ कंडेंस्ड मैटर। कंडेंस्ड मीन्स if the different pieces of matter which constitute that matter, these pieces may have a certain natural size. If these pieces of matter come close to each other and are at distances of the order of their natural size, but maybe slightly greater, then we say that the matter has condensed. जैसे कि हवा है, इट्स अ गैस, लेकिन वो जब कंडेंस होती है तो जैसे वाटर, हवा में वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर गैस है। तो जब वो कंडेंस होता है तो जल, पानी बनता है। तो वही H2O मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर में भी हैं, वही H2O मॉलिक्यूल्स पानी में भी हैं। लेकिन पानी में H2O मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी पास हैं। H2O मॉलिक्यूल का जो साइज है उसके उससे थोड़ा ज्यादा दूरी है, औसतन ऑन द एवरेज, बिटवीन द molecules in water. So we say water is condensed. So this is the part of physics which involves solids, because solids जैसे कि पानी है, पानी को और भी कंडेंस आप करना चाहें तो ठंडा करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, ice. That's also a piece of condensed matter. It so happens that in the case of water and ice, water is slightly more dense than ice. Ice floats on water. So, but in general, the liquid phase, condensed phase of any piece of matter is less dense, slightly less dense than the solid piece of that condensed piece of matter. So condensed matter यही है. And the matter we see around us, it is of three kinds, thermodynamically: gas, liquid and solid. तो मैंने इनका तो जिक्र ऑलरेडी कर दिया है, वाटर वेपर, वाटर, आइस। तो मैं तीसरे और दूसरे फेज में काम करता हूँ, लिक्विड और सॉलिड में, अधिकतर सॉलिड में। तो अधिकतर जो सॉलिड्स हैं, जैसे कि लकड़ी है, लोहा है, तो ये सब क्या हैं, इनमें जो लोहा, जैसे कि लोहे के जो अणु हैं, वो जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, इतनी दूरी पे रहते हैं कि वो एक दूसरे का असर होने लगता है। तो वो गर्म होने पे लिक्विड बनते हैं और ठंडा करने पे सॉलिड बनते हैं। जब सॉलिड बनते हैं तो अणु एक का, उन अणुओं का एक अरेंजमेंट होता है जो कि अक्सर क्रिस्टलाइन होता है। जी।
सर आपने एक बार हम बात कर रहे थे और आपने ये भी बताया था कि कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है पहले इसको कहा जाता था, अगर जी मैं सही जी हूँ तो। और पहले इसको कहा जाता था, बट उसके बाद कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स जो है वो एक अलग ब्रांच निकल के आई, और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में सिर्फ सॉलिड्स की ही बात होती है वहां पर, कि सॉलिड्स का बनावट जो है वो किस तरह से है, और बाकी की बातें जो होती हैं। सर आपने कहा सारी चीजें कंडेंस्ड मैटर हैं, और जी एक सवाल जो है सर हमेशा वो निकल के आएगा कि रेडिएशन का जो है वो डुअल मैटर होता है, डुअल नेचर होता है, ये हम पढ़ते हैं। तो वहां पर भी हम लोग जानते हैं कि रेडिएशन जो है वो मैटर की तरह भी बिहेव करती है, और जी रेडिएशन की तरह तो बिहेव करती है, वेव की जी तरह। तो लाइट को हम किस तरह का मैटर बोल सकते हैं? क्या लाइट एक मैटर है? क्या उसको किस, और अगर है तो किस तरह का मैटर उसको बोल सकते हैं? जी लाइट मैटर है। और ये बात साफ हुई करीब 1905 के करीब। इस कुछ प्रयोग किए गए थे जिनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। उनमें होता क्या है कि एक किसी भी मेटल या धातु पर लाइट पड़ती है। हाँ, जब लाइट पड़ती है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि फोटो में लाइट और इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इसको लोगों ने फिर जरा क्वांटिटेटिवली समझने की कोशिश की कि कैसा लाइट पड़ने पर कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा मात्रा में लाइट पड़ती है उस पर नहीं निर्भर है। ये इस पर निर्भर है कि उस लाइट का वेवलेंथ यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है। ये बात बड़ी ही विचित्र थी क्योंकि लोगों का ख्याल था कि लाइट अगर खूब मात्रा में पड़ेगी किसी चीज पर तो इलेक्ट्रॉन निकल ही जाएगा क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी दी है। तो ये लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसको समझने के लिए आइंस्टाइन ने 1905 में ये प्रस्ताव रखा कि लाइट जिसको हम लोग वेव समझते हैं, तरंग समझते हैं, वो एक्चुअली एक पार्टिकल कहा जा सकता है, एक एक चीज है, एक मैटर का एक टुकड़ा है। ये टुकड़ा जबकि मेटल में डाला जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। हम्म, तो अब इस टुकड़े की एनर्जी क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि जो ये टुकड़ा है इसकी एनर्जी इसके फ्रीक्वेंसी, इस लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी कि इस लाइट के वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और इसके पहले लाइट वेव है, ये बात तो 19वीं सदी में बहुत से एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गई थी कि लाइट वेव है। इसकी और उसी समय ये भी सिद्ध हुआ था कि लाइट एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वो ऐसा वेव है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से जाता है और उस वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं जो कि ऑसिलेट करते हैं, जैसे कि साउंड वेव है। साउंड वेव में किसी चीज हवा में जब साउंड वेव चलता है तो हवा में हवा की डेंसिटी ऑसिलेट करती रहती है जिस डायरेक्शन में साउंड जाता है। उसी तरह से इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते रहते हैं। तो इस तरह के लाइट की एनर्जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर पर और मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर पर निर्भर है। तो आइंस्टाइन का कहना था कि ये जो एनर्जी है ये कंटिन्यूअस न होकर के क्वांटाइज्ड है, यूनिट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी में क्वांटाइज है। तो उन्होंने ऐसा माना। ऐसा मानने के बाद उन्होंने दिखाया कि अगर ऐसा मानेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो कुछ भी तथ्य पाए गए हैं वो समझे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं समझे जा सकते। तो तब ये मानना पड़ा लोगों को कि जिस चीज को हम लोग वेव समझते थे
वो असल में एक पार्टिकल है जिसकी एक खास एनर्जी है और जिसका एक खास मोमेंटम है। जी। तो अच्छा। ये बहुत ही विचित्र बात है कि हम जिसको वेव ही समझते थे वो पार्टिकल भी है। तो सर किस तरह का मैटर इसको हम लोग कहते हैं, लाइट को? कोई कोई ये डिफाइंड है इसका कि ये अरे इस तरह का मैटर? वेल ये मैटर है जिसकी, अच्छा हाँ, इसको किस तरह का मैटर है, क्योंकि लाइट जो है हरदम वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी एक निश्चित वेलोसिटी ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं सी, उससे जी। कम नहीं होती है। तो ये एक विचित्र बात है उस पार्टिकल में कि वो वेलोसिटी एक खास वेलोसिटी से ही जाता है। तो एक तरह का मैटर है जिसका कि जीरो मास कहते हैं इसको, है। और इसका मोमेंटम और एनर्जी में ये संबंध है कि अगर एनर्जी ई है और मोमेंटम पी है तो ई इज इक्वल टू पी सी, वेर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो एक विशिष्ट तरह का मैटर है जिसकी की जिसका रेस्पॉन्स जीरो है, जिसमें एनर्जी और मोमेंटम में इस तरह का विशेष संबंध है। जी। और चूंकि ऐसा देखा गया है, अनुभव किया गया है एक्सपेरिमेंट से, सैकड़ों एक्सपेरिमेंट से, इसलिए हम लोग को मानना ही पड़ेगा ऐसा। जी। 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 तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि अगर एटम के बीच में हमने कई बार देखा है, मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। ये हम जी सब ने अपनी 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो एटम अगर इतना खाली है, उसके अंदर इतना स्पेस है, जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ। अगर वो मतलब जो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता चला था कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे पता लगा था कि किस तरह से जो है वो उसके अंदर इतना सारा स्पेस है, और बस कुछ परसेंट जो है उसका वो न्यूक्लियस जो है वो उस पे वहां पर जो है वो कंबाइंड मास है उसका, बाकी बहुत जी सारी हाँ, जगह जी हाँ, खाली है और इलेक्ट्रॉन्स वहां घूम रहे हैं। जी हाँ, तो जी जब हाँ। इतनी जगह खाली है, तो हमारी दुनिया जो सॉलिड हमको दिखाई देती है, 3D हमको दिखाई देती है, हम्म। तो ऐसी चीज से इतनी सॉलिड चीजें बनी कैसे? ये जो है वो हाँ, तो कई बार सवाल ये उठता है। बहुत ये बहुत नेचुरल हमने और बहुत मुश्किल सवाल है। बात बिल्कुल आपकी सही है कि न्यूक्लियस जो है उसका साइज होता है करीब करीब 10⁻13 सेंटीमीटर, और एटम का साइज करीब करीब होता है 10⁻8 सेंटीमीटर। यानी कि न्यूक्लियस जो है एटम से करीब करीब 10⁵ छोटा है, बहुत छोटा है, हाँ, लाख गुना छोटा है। और ये भी सच है कि न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो उनका वजन मास इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना है। तो इससे ये भी होता है कि the 0.9995 of the mass of the atom is concentrated in a nucleus which is 10 to the power 5 times smaller than the atom एज अ होल। तो आप कह सकते हैं कि अरे सारा मास तो बहुत छोटी चीज में कॉन्सेंट्रेट है तो एकदम खाली है, लेकिन खाली नहीं है। खाली इस माने में नहीं है कि अगर आप उनके चार्ज को देखें, इलेक्ट्रिक चार्ज को, तो न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है पॉजिटिव, उतना ही इलेक्ट्रिक चार्ज उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका भी होता है। ये जो चार्ज है ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर की दूरी तक फैला हुआ है। यानी कि चार्ज तो बहुत दूरी तक फैला हुआ है, मास बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो मास के हिसाब से बहुत खाली है, चार्ज के हिसाब से खाली नहीं है। चार्ज के हिसाब से खाली न होना उनके लिए काफी असरमंद है, इसलिए कि चार्ज दो एटम को अगर पास में लाएं तो उनमें जो फोर्स होता है वो तो चार्ज की वजह से होता है, मास की वजह से नहीं होता है। मैंने मास की वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन वो बहुत बहुत कमजोर है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फोर्स होता है वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो इसलिए most properties of such objects are controlled by the properties of the electrons, and the distribution of the electrons in space, and the electrons are distributed over a large distance. However,
it is also true that in the sense you mentioned, the atom is almost totally empty. But now think of this, that this neutral atom, which is really empty, suppose I want to, suppose I say that, look, I want to get to just the nucleus only. तो उस न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए सब इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। अच्छा, निकालना का मतलब है कि उसको आयोनाइज करना होगा, माने कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव आयन बनेगा, दूसरे को निकालेंगे तो डबली चार्ज पॉजिटिव आयन बनेगा, इत्यादि। कैसे कर सकते हैं ये करने के लिए आप एक ठोस पदार्थ को लीजिए, उस पर आप दबाव डालिए, दबाव डालेंगे तो उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी उसकी बढ़ेगी। जब और दबाव डालेंगे और डेंसिटी बढ़ेगी तो वो सॉलिड लिक्विड हो जाएगा। यही होता है अर्थ के कोर में, जो मैंने आप अपनी पृथ्वी के एकदम कोर में जाएंगे तो देखेंगे कि जो चीज सॉलिड था बाहर वो अंदर लिक्विड हो गया। वो लिक्विड हो जाता है। और भी दबाव डालेंगे और भी डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलने लगेंगे, एटम से निकल करके इधर उधर घूमने लगेंगे। तो क्या होगा कि जो एटम था वो न्यूक्लियस और अलग इलेक्ट्रॉन्स का समूह बन जाएगा। तो उससे भी ज्यादा दबाव डालेंगे तो जो न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं वो जो इधर उधर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके साथ मिल करके न्यूट्रॉन्स बना देंगे। तो अब बहुत दबाव डालने पर सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही बचे रहेंगे। जब न्यूट्रॉन्स ही बचे रहेंगे तो एक मैटर बनेगा जिसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स हैं, उसको आप न्यूट्रॉन स्टार के रूप में देखते हैं। और उसमें न्यूट्रॉन स्टार में न्यूट्रॉन साइज के करीब करीब बराबर न्यूट्रॉन्स के बीच की दूरी है। तो वो भी एक कंडेंस्ड मैटर है, लेकिन वो बहुत ही कंडेंस्ड है। उसमें सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स हैं। तो उसका घनत्व जो होगा एटम के घनत्व से 10⁻15 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसीलिए जैसे आपने एक बार बताया था कि एक चम्मच अगर न्यूट्रॉन स्टार का लें तो उसका वजन कई हाथियों से भी ज्यादा होता है। लेकिन एक चम्मच आप चीनी का लें तो उसका वजन कई हाथियों से ज्यादा नहीं होता है। तो तरह तरह के उतनी तो चाय में डाल के पी जाते हैं। हाँ, पीले पीले घुल जाता है, फिर घुल जाता, पता भी नहीं चलता है। तो क्यों घुल जाता है? वो उसका अणु अणु हो जाते हैं और वो पूरी चाय में मिल जाता है। तो तरह तरह के कंडेंस मैटर हैं। एटम्स के कंडेंस मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स, कंडेंस मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियाई। It cannot be constituted only of nuclei because they are positively charged. So you have to have in a piece of matter which is neutral. So it is to be composed only of neutrons. That piece is also condensed matter. So condensed matter can vary in density by 15 orders of magnitude. And yes, it is empty. But then you see, the universe is empty. The universe consists of galaxies, and the galaxies have very large distances between them, and each galaxy consists of many stars, and these stars have large distances between them. Each star consists of large number of what? It consists of positive ions and electrons. It is what is called a plasma. So that is also nearly empty. So the world is really empty. Though we say it is condensed, we feel it is condensed. If you kick a stone, you feel hurt. आपको चोट लगती है, लेकिन सॉलिड नहीं, कुछ भी सॉलिड नहीं। जी, तो सर यहाँ पर दो चीजें जो हैं वो अब मैं पूछना चाहूंगा। दो चीजें जिनका जिक्र हुआ है, एक तो न्यूट्रॉन स्टार जिसका जिक्र हुआ है और दूसरी चीज है प्लाज्मा। प्लाज्मा तो मैं सीधे तौर पर पूछना चाहूंगा कि प्लाज्मा जो है वो क्या होता है? प्लाज्मा is a collection of positive ions and electrons. The whole collection is neutral. The electrons are free to move around, and if the positive ions are also free to move around, then it is one kind of plasma. For example, take an ordinary metal. In an ordinary metal, the valence electrons
the outermost electrons are the valence electrons, which define the valency of the atom in the solid. The valence electrons are free to move around. So, but the ions, they are stuck to some crystalline lattice positions. So here the thing as a whole is neutral, but only one component is mobile. So this is called a one component plasma. But suppose the same thing liquefies, then the positive ions are also free to move around, the electrons are also free to move around. It's a two component plasma. So essentially, these things are all considered gases in which consist of positive ions and electrons which are free to move around. So plasma is not a separate state of matter, at least not in the sense of thermodynamics, in which gas, liquid and solid are separate states of matter. It is a gas. जी। तो और सर आते हैं फिर न्यूट्रॉन स्टार पर। आपने बोला वो भी एक कंडेंस्ड मैटर है, हम भी एक कंडेंस्ड मैटर हैं, और दोनों अलग अलग तरह के कंडेंस्ड मैटर हैं। बट न्यूट्रॉन स्टार और मेरे में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। मेरा वजन कंपैरेटिवली न्यूट्रॉन स्टार से काफ़ी कम, मेरी डेंसिटी काफ़ी कम है। तो किस तरह से हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि मेरे और न्यूट्रॉन स्टार में जब फ़र्क बताना हो कि किस तरह के कंडेंस्ड मैटर हैं, तो वो कैसे देखेंगे हम? नहीं, the biggest difference is the most obvious difference कि डेंसिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, 10 to the power 15 टाइम्स का फर्क है। लेकिन उन दोनों में बहुत साम्यताएं भी हैं। There are common properties among them. For example, neutron star is considered to be the crust of the neutron star is considered to be a superfluid. Now, what is a superfluid? A superfluid is a piece of matter in which the atoms can flow without any resistance to their flow. Superfluid. तो वो न्यूट्रॉन स्टार का जो सरफेस है वो सुपरफ्लूइड है। न्यूट्रॉन स्टार जब रोटेट करता है तो इस सुपरफ्लूइड में कुछ वोर्टिसीज होती हैं, वो वोर्टिसीज फंस जाती हैं, तो जब खुलती हैं तो आई मीन पीपल हैव tried to understand the properties of neutron stars in great detail using our understanding of atomic condensed matter. And they have found that they can understand things. So in the sense of physics, they are similar in their properties, except that the densities are much higher. So densities being much higher is not a doesn't make a qualitative difference. It makes a quantitative difference. जी। तो सर, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट, इसके बारे में कई बार हम लोग पढ़ते हैं, और कई बार इसको कई लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, और फोर्थ स्टेट, जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि प्लाज्मा वो कहते हैं, बट वो आपने बताया कि थर्मोडायनेमिकली हम लोग उसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर नहीं मानते हैं। बट कई बार जो है वो कई बार चीज़ें जो जब हम लोग बातें करते हैं तो इस तरह से कई चीज़ें या तो पढ़ने में आती हैं या सुनने में आती हैं, तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कह के इसको बोला जाता है कई लोगों के द्वारा, कंडेंस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये एक्चुअल में है क्या चीज़, और क्या एक्चुअल में इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जा सकता है? क्या ये सही है? क्या इसे एक अलग से स्टेट ऑफ मैटर की तरह ट्रीट किया जा सकता है, या ये वही तीनों में से कोई एक ही है, बस देखने का नजरिया अलग बदल गया है? जी, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को समझने के लिए तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैटर इज क्वांटम मैकेनिकल। ये is an experimentally verified truth
experimentally verified in thousands of experiments, and even much more properties of matter that we see around. So quantum mechanical है, चूंकि क्वांटम मैकेनिकल कांस्टेंट जिसको प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं वो बहुत छोटा है, 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, इसलिए क्वांटम प्रॉपर्टीज हमको हमारे पैमाने पर, हमारे स्केल पर विदित नहीं होती। अच्छा, लेकिन चूंकि क्वांटम है इसलिए एक there is one class of particles which in quantum mechanics have a statistic. There's a collection of this kind of particles obeys a property called the Bose-Einstein statistics or Bose statistics. इस स्टैटिस्टिक्स का एक नतीजा ये भी होता है कि that piece of matter in which the constituents or the atoms or molecules obey this statistics, that piece of matter will necessarily condense into a single state. That is, suppose this piece of matter has an Avogadro number of atoms, then if below a certain temperature, a fraction of this Avogadro number of atoms will condense into a single state. स्टेट का यहाँ मतलब है कि जैसे कोई एक वेव है, वेव के स्टेट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, वो किस दिशा में जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ दैट वेव एंड इट्स वेवलेंथ. Similarly, this collection of quantum mechanical particles, which are actually waves finally, they will condense into a single state characterized by zero momentum in general. There is no propagation vector. So ऐसा होने पर some very strange properties of this Bose-Einstein condensed matter arises. This Bose-Einstein condensation can occur in a gas of Bose particles, it can occur in liquid of Bose particles, it can even occur in a solid of Bose particles. So it can be called a superfluid, which describes a Bose condensed state of gases and liquids, or it may be called a super solid, which describes the Bose-Einstein condensed state of a solid. जी, तो इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर कहना जो है वो उतना सही तो नहीं होगा, पर ये कह सकते हैं कि जब सब चीजें जो है वो एक माना जा सकता है कि एक स्टेट में आ जाता है तो उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कर सकते हैं, कंडेंस मैटर कर सकते हैं. लेकिन न ये गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है. जनरली लिक्विड होता है. गैस में भी लोगों ने करीब 1995 में दे कंडेंस्ड सम गैसेस and they obtained a Bose-Einstein condensate of gases. Yes. अब किस टेम्परेचर पे ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होगा, ये वो गैस है या लिक्विड है या सॉलिड है उस पर निर्भर है. गैस का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होना बहुत लो टेम्परेचर पे, करीब माइक्रो डिग्री अबव जीरो पे होता है. वो भी देखा है लोगों ने. जी जी जी. सर, सुपर सॉलिड्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो सुपर सॉलिड्स होते क्या है, और बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट से क्या इनका रिलेशन कोई है, या क्या होते हैं सुपर सॉलिड्स? जी नहीं, सुपर सॉलिड इज सॉलिड in which the atoms constituting the solid are Bose-Einstein condensed. तो ये तो मैंने कैसे मालूम कि ये ऐसा हुआ है? इस तरह से मालूम हो सकता है कि यू टेक ए सॉलिड, देन दैट सॉलिड हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि उसको आप रोटेट करेंगे तो कुछ एनर्जी लगेगी. लेकिन जब वो सुपर सॉलिड हो जाएगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत घट जाएगा, क्योंकि वो सुपर हो गया है. तो ये एक तरह का बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन है.
जो अब ये लोगों का ख्याल है कि ऐसा होता है कुछ सॉलिड्स में, और उसके बहुत सारे प्रमाण हैं, लेकिन इस पे काफी विवाद चल रहा है। लेकिन सुपर सॉलिड इज ए बोज आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ऑफ particles in the solid state, Bose particles in the solid state. सर ये बोस पार्टिकल्स क्या होते हैं, इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है, तो एक बार वो भी जान बोज लेते हैं। बोस पार्टिकल्स क्या होते हैं? जी। बोस इसी ऐसा हुआ कि आइंस्टाइन साहब ने तो 1905 में, जैसा मैंने पहले कहा, बताया, ये प्रपोज किया कि लाइट इज एक्चुअली ए पार्टिकल, एंड उसका नाम भी दिया उन्होंने फोटॉन। अच्छा, तो अब ये है कि सपोज यू हैव अ गैस ऑफ फोटॉन्स, तो उस गैस ऑफ फोटॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो उस गैस ऑफ फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज को एक्चुअली लोगों ने एक्सपेरिमेंटली तो बहुत पहले ही समझ लिया था, देखा था, जिसको कि प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस ऑफ फोटॉन्स। लेकिन उसको थियोरेटिकली समझने के लिए बोस साहब ने एक बहुत ही सिंपल प्रपोजल रखा कि ये जो फोटॉन्स हैं, ये दे आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स। One photon is identical to another photon. There is no difference. So then suppose you have a collection of such photons. How many of them can be in how many states? This is a statistical question. कि आपके पास 50 पार्टिकल्स हैं और 10 स्टेट्स हैं, तो 50 पार्टिकल्स को 10 स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप? कि 50 को एक स्टेट में डाल सकते हैं, कि 30 को एक में, 10 को दूसरे में, 10 को तीसरे में डालेंगे, क्या करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने एक नया स्टैटिस्टिक्स प्रपोज किया, जिसको बोज स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। Those particles which obey this Bose statistics, that collection, they are called bosons. This is a whole one family of particles. Photon is one, helium atom is one, and the people have found many other Bose particles. There is another family of particles called fermions, जिसको कि फर्मी साहब ने और डिरैक, दोनों बहुत फेमस फिजिसिस्ट हैं, दोनों ने प्रपोज किया था। तो बोस स्टैटिस्टिक्स के प्रपोजल की कहानी जड़ी जरा विचित्र है। वो ऐसी है कि बोस ने ये ऐसा प्रपोज किया 1923 में कि ये फोटॉन्स का कलेक्शन होगा, तो उनकी इस तरह की स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज होंगी, बहुत ही सिंपल स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी, बट एकदम न्यू। सो देन ही रोट ए पेपर, he tried to get this paper published. This paper was rejected by some famous journals. Then, in despair, he wrote to Einstein. He enclosed a copy of this paper. Then Einstein translated that paper into German and had it published in the most famous journal of that time, physics journal, called Annalen der Physik. I mean, Einstein is a very, very prestigious person, so he could have it done. So he got it published. Then Einstein realized that if there are material particles, not photons, particles with non-zero masses, which also obey Bose statistics, then there will be Bose-Einstein condensation. उसको आइंस्टाइन ने ही पहले देखा और उन्होंने एक पेपर भी उसके बारे में छापा, उसको लेकिन बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेशन कहते हैं। तो बोसॉन्स के बारे में हम लोग इसलिए जान पाए हैं कि आइंस्टाइन ने उसको उजागर किया। जी जी जी। तो काफी सारी बातें हुई सर कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के बारे में। अब थोड़ा डिसऑर्डर्ड सिस्टम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपकी रिसर्च में जो है वो एक मुख्य टॉपिक वो भी रहा है डिसऑर्डर्ड सिस्टम। तो सर जानना चाहेंगे कि डिसऑर्डर्ड सिस्टम जो है वो क्या होते हैं, और आपने एक बार बताया भी था कि जो भी है वो सभी डिसऑर्डर्ड है सिस्टम जितने भी हैं। तो जानना चाहेंगे कि क्या होते हैं डिसऑर्डर्ड सिस्टम और किस तरह से इन पे काम होता है। नहीं, मैंने ऐसा कहा था, और खैर ये मजाक नहीं है।
माने हम लोग सब खैर व्यक्तिगत रूप से सभी डिसऑर्डर्ड हैं, जी। कुछ संतों को छोड़ करके जो कि बहुत ही स्थितप्रज्ञ लोग हैं, लेकिन चीजें भी डिसऑर्डर्ड हैं। यानी कि जैसे आप किसी क्रिस्टल को देखिए, क्रिस्टल को देख के हम लोग सोचेंगे कि एकदम परफेक्टली ऑर्डर्ड है, कि हर एक एटम अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन उसमें भी लोगों ने देखा है कि कुछ जगहों पर एटम नहीं होते हैं, खाली होते हैं, कुछ जगहों पे दो एटम आ जाते हैं जहाँ पर एक होना चाहिए, तो डिसऑर्डर्ड हैं। अलॉयज हैं, जैसे कि स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में यह है कि निकल क्रोमियम जो है वो अपनी अपनी जगह पर बैठा रहता है, तो वो क्रिस्टल है। लेकिन कौन एटम, माने कि निकल वहां बैठा है या क्रोमियम वहां बैठा है, ये मालूम नहीं है, तो इसलिए वो इंट्रिंसिकली डिसऑर्डर्ड है। तो अब हम डिसऑर्डर्ड डिसऑर्डर हम पैदा भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो उसमें ये लोगों ने देखा कि डिसऑर्डर के बहुत से परिणाम हैं, एंड वन consequence of disorder was first noticed by Anderson. What he noticed was this, that if you take a system which is disordered, which means that it consists, let us say, of atoms on a particular site, but at each of these sites, the energy of the atom can be small or large or etc. randomly. So this is disordered. If you think of such a collection, then he showed that if the disorder exceeds a certain amount, then the electrons are not able to move at all in this system. If it is below a certain amount, then the electrons are able to move, and it is a metal because the electrons are able to flow through the disordered system. If they are not able to flow through this disordered system, it's an insulator because the electrons are sitting pretty wherever they are. So he showed that this behavior of electrons called localization is a consequence of extreme disorder. So this is a completely unexpected discovery, क्योंकि लोगों का पहले ख्याल था कि लोकलाइज कैसे होगा, तभी हो सकता है जबकि इलेक्ट्रॉन किसी ट्रैप में फंस जाए। मैंने एक पोटेंशियल वेल हो, जिसको हम लोग फिजिक्स में पोटेंशियल वेल कहते हैं, इसको वैसे आप कह सकते हैं ट्रैप। जैसे कि एक कोई ट्रैप है, उसमें आप गिर गए, फंस गए, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी कहीं गिर के फंस गया, तो अब वहां से जा नहीं सकता है। तो डिसऑर्डर्ड सिस्टम में ऐसे कोई ट्रैप्स नहीं है। ट्रैप्स के न होते हुए भी डिसऑर्डर के ज्यादा होने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन जो लोकलाइज हो जाता है। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बात थी। तो 1957 में उन्होंने ये समझा, लेकिन 10-15 साल तक इस पर ज्यादा लोगों का विश्वास नहीं था। फिर हम लोगों ने 1969 में, 1979, 1978 में, 78 में ये दिखाया कि जब कोई भी मेटल है जिसमें डिसऑर्डर आप बढ़ाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है। तो जैसे ही आप डिसऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लोकलाइज होने वाला है, तो जब आप डिसऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में और तरह तरह की प्रॉपर्टीज में एक तरह का बदलाव आएगा। सो द fact that the electrons are going to be localized by increasing disorder is reflected quantitatively in a large number of physical and measurable properties of the material. So ये हम लोगों ने 1978 में दिखाया। So this is the work we did on disordered systems. जी, जी, जी। अब आखिरी सवाल लेंगे इस पार्ट का और फिर अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। और आखिरी सवाल मेरा ये है सर कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर भी आपका कुछ काम जो है हो रहा है। तो जानना चाहूँगा एक फिजिसिस्ट रहते हुए आपने किस प्रकार से बायोलॉजिकल सिस्टम्स पर काम किया, और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपने फ्लक्चुएशंस इन सेलुलर प्रोसेस
और उनके बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे काम किया, और ऐसे कई सारी चीजों पर काम किया। तो एक फिजिसिस्ट ने किस तरह से बायोलॉजी के सिस्टम्स पर किस तरह से काम किया है, एक बार वो जानना चाहेंगे सर। ये वो काम इत्तेफाक से हुआ। इस तरह से हुआ कि मेरे एक बायोलॉजी करने वाले एक फ्रेंड थे। उन्होंने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स में कुछ बातें देखी। और जब आप जो जैसा आप कह रहे हैं, उन्होंने देखा कि सेल्स जब फॉर्म होते हैं और डिवाइड होते हैं, तो उनमें प्रोटीन्स भी बनते हैं उस वक्त। तो जो प्रोटीन्स एक्सप्रेस होते हैं, उनका नंबर एक सेल में कुछ होता है, दूसरे सेल में कुछ और होता है, तीसरे सेल में कुछ और होता है। So then suppose you look at the distribution of protein numbers in different cells. This distribution he found was a very strange distribution. I knew about such a distribution in the context of disordered systems. And so I then, using that, we developed a new theory for the expression of protein number fluctuations in early stages of cell division. And then I became interested in other fluctuation processes in biological systems. लेकिन मैंने ये देखा कि जिस तरह से मैं साइंस करता हूँ, मैं इस तरह साइंस करता हूँ कि किसी भी चीज में करने जाता हूँ तो उस एरिया के क्या फैक्ट्स हैं, तथ्य क्या हैं, ये जानना मैं पसंद करता हूँ। उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। तो बायोलॉजी में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं। और जब मेरे मित्र ने ये बात मुझे बताई, तब मैं 60 साल का हो चुका था। तो मैंने कहा कि इतना मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है, और नए सिरे से बायोलॉजी करना मुश्किल है, इसलिए मैंने थोड़े समय बाद बायोलॉजी करना छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बायोलॉजी नहीं करनी चाहिए, यही मतलब है कि बायोलॉजी करना बड़ा कठिन काम है। जी 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 जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ सकते हैं सर। एक तो उम्र की बात होती है, और दूसरी बात यह है, जिंदगी भर अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरे सब्जेक्ट की तरफ, एकदम डिफरेंट सब्जेक्ट की तरफ मुड़ना। तो पहला पार्ट जो है वो इंटरव्यू का यहाँ पर जो है वो हम समाप्त करते हैं। होपफुली जनता को काफी सारी चीजें जो है वो अब क्लियर हुई होंगी। मेरे भी काफी सारे डाउट जो है वो जब भी मैं इंटरव्यू करने बैठता हूँ काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, और काफी सारे नए नए सवाल भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डाउट्स क्लियर होते हैं, काफी सारे नए सवाल होते हैं, वो मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं दूसरे पार्ट में जब इनवाइट करूंगा सर को तब वो वाले सवाल भी पूछे जाएंगे, तो तब वो वाले डिस्कशन होंगे। तो आज के सवाल जो है वो नोट डाउन कर लिए हैं मैंने। तुम लोगों के भी कोई सवाल हो तो नोट डाउन करके रख लो, और अगर पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो मेल लिख दीजिए, आपके सवालों को हम सर तक पहुंचा देंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और सर आपका दोबारा से पार्ट 2 में एक और बार स्वागत है। और पार्ट 1 में हमने काफी सारे सर के रिसर्च के बारे में बातें करी हैं, उन टॉपिक्स के बारे में बातें करी हैं जिन पर सर जो है वो अब तक रिसर्च करते हुए आए हैं, और सर का जो है वो पकड़ उन टॉपिक्स में नहीं है। अब इस पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि विज्ञान के अलावा क्या क्या चीजें जो है वो हम लोग और डिस्कस करना चाहते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में कितना हम लोग जान सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग वो कोशिश करते हैं। तो सर, आजादी से पहले आपका जन्म हुआ था, और आजादी के आसपास आपका जन्म हुआ था। तो आपने अपने ग्रोइंग ईयर्स में इंस्टीट्यूशंस को, उस देश को बनते हुए और बदलते हुए देखा है। और आपने अपनी बीएससी और एमएससी जब करी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद जब आपने पीएचडी करी, तो क्या फर्क तब आपको दिखाई दिया था कि वहां से यहाँ तक के समय पर जब आप इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं, आपको क्या लगता है कि कितना हमने ग्रो किया एज अ कंट्री? अगर हम लोग देखें तो हमने अपने इंस्टीट्यूशंस को कितना बनाया, और किस तरह से हम लोग
विज्ञान में प्रगति क्या हमने करी उस हिसाब से, जिस हिसाब से हमें करनी चाहिए थी, ये क्या उससे ज़्यादा करी, क्या उससे कम करी? तो आपके क्या विचार हैं इस पे? हम्म, जी, मैं जब पैदा हुआ तो खैर वो तो 1941, वो तो स्वतंत्रता के कुछ साल पहले। और मेरी पढ़ाई और मैं बड़ा भी हुआ बनारस में ही, बीएचयू में। मेरी पढ़ाई बीएचयू में ही हुई, कॉलेज की। और उस समय बहुत ज़्यादा संस्थाएं नहीं थी विज्ञान के लिए। और विज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट यानी कि फंडिंग भी नहीं था। तो उसका ये नतीजा ज़रूर था कि जो लोग करते थे विज्ञान, वो लोग मजबूरी से तो नहीं करते थे। हम तो शायद ये समझना चाहेंगे कि स्वांतः सुखाय करते थे, उनको अच्छा लगता था इसलिए करते थे, और बहुत पैशन के साथ करते थे। तो एक तरह का, उस तरह का जोश था। लेकिन जानकारी बहुत कम थी, मैंने बहुत कम लोगों में थी। और धीरे धीरे वो फैलता गया और विस्तार होता गया। एज ए सेड, इंस्टीट्यूशंस बहुत से बने और सपोर्ट भी बहुत बढ़ा। मुझे याद है कि 1965 में, 1966 में जब मैं भारत लौटा पीएचडी करके, तो मुझको पता चला कि आईआईटी कानपुर नाम की कोई एक जगह खुली है 2 साल पहले। तो मुझे वहाँ नौकरी मिली। तो इस तरह से बहुत सी आईआईटी उस वक्त खुली। तो उस समय लोगों में ये जरूर एक तरह का आदर्शवादी ख्याल था कि बहुत सी संस्थाएं होंगी, बहुत सी जगहें होंगी जहाँ पर कि हम लोग विज्ञान का प्रसार करेंगे, विज्ञान को प्रैक्टिस करेंगे। और इससे बहुत विज्ञान में और तरह तरह के ज्ञान में फैलाव ही नहीं, गहराई से भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन मुझको लगता है कि फैलाव तो बहुत हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन और कोई भी विज्ञान का ऐसा क्षेत्र ज़्यादा बड़ा बचा नहीं है जिसमें एक दो लोग जो जानने वाले न मिले। लेकिन मुझको साथ ही साथ ये भी लगता है कि एक तरह का जो आत्मविश्वास और एक तरह का जो अपना, मैंने ये कोई भी चीज हम लोग का, जैसे कि संगीत है, देखिए भारतीय संगीत का अलग है। वो लोग अपने मूल्यों के अनुसार, अपनी परंपराओं के अनुसार करते हैं। हम लोगों की विज्ञान परंपरा बहुत लंबी नहीं है, लेकिन हम लोग अपना विज्ञान कुछ ऐसा नहीं निकाल पाए। नहीं, विज्ञान ऐसा नहीं है कि भारत में एक है और अमेरिका में दूसरा है, लेकिन भारतीयों ने कोई बड़ी वैज्ञानिक आविष्कार बड़े नहीं किए, ज्यादा कुछ किए 1930-40 तक, लेकिन उसके बाद मुझे ज्यादा दिखाई नहीं दिए। तो ये the non-development of an institution, indigenous institutional or individual scientific culture. This is somewhat disappointing, but what is very, very promising is the tremendous spread of the of science. सर कई लोग ये तर्क भी देते हैं कि एक नोबेल प्राइज जो है वो हम लेकर आए थे फिजिक्स में, जो 1930 में सर सीवी रामन को मिला था। और कई लोग नहीं जानते होंगे कि उसी साल जो है मेघनाथ साहब भी जो है नॉमिनेट किए गए थे नोबेल प्राइज के लिए, बट उन्हें नहीं मिला था। तो सर सीवी रामन को एक नोबेल प्राइज मिला और लोग मानते हैं कि जो नोबेल प्राइज है वो मिलना चाहिए था आगे के लिए भी। मतलब
आगे भी हम लोगों को मिलता रहना चाहिए था, बट हम लोग नहीं नोबेल प्राइज़ लेकर आ पाए या फिर हम लोगों को नहीं मिला। तो उसका एक तर्क लोग ये देते हैं कि आज़ादी से पहले लोगों को अंग्रेज़ों को प्रूव करना था कि भारत में भी लोग कुछ कर सकते हैं। आज़ादी के बाद वो चीज़ एक कम्फर्ट ज़ोन आ गया टाइप्स, इस तरह की बातें जो है, इस तरह के कई सारे तर्क दिए जाते हैं। सारे सही नहीं हैं, कुछ तर्क जो है वो काफ़ी मतलब सोच विचार अगर किया जाए उन पे तो उतना कुछ उनका मतलब निकलता नहीं है। और कुछ इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भारत को नोबेल प्राइज़ सर सीवी रमन के बाद जो है वो फिज़िक्स में क्यों नहीं मिला, या साइंस में हम लोग इतने नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं लाते हर साल दूसरी कंट्रीज़ जो है वो लेकर, और उनमें कहीं न कहीं वैज्ञानिकों को जो है वो मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो नोबेल प्राइज़ की बात जब आती है कि क्यों हम लोग इतना इस दौड़ में इतना पीछे हैं? अगर हम लोग इसको दौड़ कहें तो? जी। ये तो या इसलिए पीछे हैं कि उस स्तर का स्वायत्त, स्वतंत्र, स्वाभिमान पूर्ण विज्ञान हिंदुस्तान में कोई करता नहीं है, और करेगा तो बचेगा नहीं। मतलब अगर करने की कोशिश करेगा तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, उसको अपोज करेंगे लोग। फॉर और किसी की एग्ज़ाम्पल? बहुत बहुत कम, नहीं नहीं, बहुत कम लोग हैं। देखिए, हाँ क्यों नहीं, कई लोग हैं जिनको अपोज करें या ना करें, हम खिल्ली उड़ाएंगे, इग्नोर करेंगे। नहीं सर, इसको समझने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, तो उन्हें सच भी पता लगना चाहिए कि नहीं, सच सच तो यही है कि हम लोग उतने ऊंचे स्तर का विज्ञान हम लोग एक तो नहीं करते हैं। दूसरा, विज्ञान जो है आज भी पाश्चात्य ही है, ये मानना पड़ेगा। और इस तरह का जो दुख आप प्रकट कर रहे हैं, इस तरह का दुख बहुत से लोगों को है, बहुत से देशों को है। जापान को था। जापान में 1960 और 70 80 में इस बात का बहुत दुख था कि हमारे यहाँ तो इतना विज्ञान है, इतने वैज्ञानिक हैं, लेकिन नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिल रहा है। एक युकावा को एक नोबेल प्राइज मिला था, और टोमोनागा को एक नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, है वो 1940-50 के आसपास। उसके बाद बहुत दशकों तक जापान में नहीं मिला, और जबकि जापान में इतना विज्ञान फैला हुआ था। तो खैर, फिर कुछ लोगों को मिला, उन लोगों ने अपने से समझौता कर लिया कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो पहले तो ये आशा करना भी शायद ठीक नहीं है, लेकिन इसके पीछे क्या विचार, ये पीछे मेरे ख्याल से ये विचार है कि हम लोग इतना अच्छा विज्ञान तो करते हैं, लेकिन इसको कोई मानता क्यों नहीं है, रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है। लेकिन मुझको ये सवाल भी वाजिब नहीं लगता हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम लोग इतना अच्छा विज्ञान शायद नहीं ही करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर करते भी हैं तो प्रेजुडिस जिसको कहते हैं कि पूर्वाग्रह, बहुत ज्यादा है विज्ञान की दुनिया में, और भी दुनिया में, सभी पूरी दुनिया में ज्यादा है। तो इसकी वजह से आप अगर वही काम जगह ए में करें तो उसकी ज्यादा उसको ज्यादा सुना जाएगा, जगह बी में करें उसको कम सुना जाएगा। लेकिन इस बात के पीछे दुखी होना ठीक नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए बहुत अपना काम बहुत अच्छे स्तर पे करना चाहिए, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। जी, जी। तो चूंकि अब और, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग हैं, जैसे कि फिजिक्स में ही मैंने सुना है, उतना निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूँ कि होना ही चाहिए था या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, नोबेल प्राइज मिलना जो है एक
निश्चित नहीं है। मुझको भी नोबेल प्राइज के लिए 2 बार नॉमिनेट किया गया, 3 बार नॉमिनेट किया गया, कई कई लोगों ने किया, लेकिन हर एक साल फिजिक्स के लिए 60 लोग नॉमिनेट होते हैं, उसमें से एक को ही, दो को ही, 3 को अधिक से अधिक मिल सकता है। और बहुत से लोग उसमें योग्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि योग्य लोगों की कमी है। अब उसमें से किसको मिलता है, ये तो एक तरह का जियोपॉलिटिकल भी होता है, एक तरह का साइंटिफिक भी होता है, बहुत कुछ है इसमें। हम्म, तो इसको मानना नहीं चाहिए। लेकिन सीवी रामन को जो नोबेल प्राइज मिला, उसमें मेरे ख्याल से कोई किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा आविष्कार किया जो कि सबसे पहले किया गया था और बहुत बड़ा था, कि द फर्स्ट 2 फोटॉन प्रोसेस इन नेचर, जिसमें 2 फोटॉन्स अलग अलग एनर्जी के इन्वॉल्व हैं। तो ऐसा तो हुआ ही नहीं था। और उस समय जब उन्होंने किया, तो हालांकि पक्षपात बहुत था, लेकिन ये भी था कि कुछ लोग समझते थे कि ये बहुत अच्छी बात है, और हो पाया। लेकिन अब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया। अब उस समय मान लीजिए 100 वैज्ञानिक थे, तो इस समय 1000 वैज्ञानिक हैं, और ये 1000 वैज्ञानिक सब बहुत से देशों में फैले हुए हैं। उनमें बहुत सी बहुत कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। तो उस माहौल में अगर आपको नोबेल प्राइज अर्जित करना है, तो आपको बहुत ऊंचे स्तर का काम करना पड़ेगा, जो कि हम लोग करने के लिए, उसको वो वैसा करने की हम लोग को हिम्मत नहीं है। जी। एक तो हिम्मत चाहिए, और दूसरी जानकारी चाहिए, और तीसरी कुछ फैसिलिटीज भी चाहिए। और फैसिलिटीज की सर कमी उतनी नहीं है काफी है, लेकिन हिम्मत की काफी कमी है। तो सर अब आपने ये जो दो बातें कही हैं कि हिम्मत और फैसिलिटीज की जो बातें कही हैं, फैसिलिटीज की बातें तो खैर हम सभी जानते हैं, भारत में रहते हैं हम, भारत से हमने भारत में ही अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, जो भी डिग्रियां हैं हमारे पास वो हमने हासिल की हैं। भारत में जानते हैं किस तरह की लैब्स हैं, किस तरह के रिसर्च जो है वो चल रहे हैं, कुछ बहुत ही हाई एंड हैं, कुछ बहुत ही एकदम, अगर कहें कि उन्हें अगर प्रयोगशाला कहा भी जाए तो वो गुनाह होगा प्रयोगशाला के नाम पर। तो कुछ ऐसी प्रयोगशालाएं भी हैं, तो काफी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं हैं। पर एक जो आपने हिम्मत की बात कही है सर, कि हिम्मत जो है वो उतनी नहीं होती लोगों में कि अपने रिसर्च को कर पाएँ। तो क्या है कि इसके पीछे, हिम्मत के पीछे रीज़न क्या होते हैं? एक तो फाइनेंशियल रीज़न तो हमें साफ दिखाई देता है कि नहीं है उतना जी। ज़्यादा रिसर्च में इन्वेस्ट जो है वो करना, या कैपिटल जो भी लगता है, वो उतना नहीं हो पाता है, और सपोर्ट की बात है। तो और किस तरह से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं? देखिए, ये तो मेरा व्यक्तिगत विचार है, हिम्मत नहीं है। और हिम्मत क्यों नहीं है, ये इसके बारे में भी मेरे व्यक्तिगत हुँ। विचार हैं। ये विचार है कि हिम्मत का ना होना कल्चरल है। और एक रिस्क टेकिंग फैक्टर जो होता है वो हम लोगों का हाँ, नहीं कम है। होता। हैं, तो हम लोग हाँ ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, उस तरह का की हम लोग की संस्कृति है, हैं। अच्छा, तो वो हिम्मत भी चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक को सिर्फ हिम्मत से नहीं काम चलेगा, उसको विज्ञान की विधाओं के अंदर काम करना है। अगर आप बहुत हिम्मत करके आप बोल दें कि आइंस्टाइन की थ्योरी गलत है, बोल दीजिए, बोलने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी जैसे है, उसके लिए प्रमाण में सैकड़ों एक्सपेरिमेंट्स हैं, और एक दूसरे से लगे हुए हैं। तो अब क्या वो सब गलत आप दिखा सकते हैं कि गलत है? तो इसलिए हमको हिम्मत भी चाहिए, मैंने थोथी हिम्मत नहीं चाहिए, ऐसी हिम्मत चाहिए जो विज्ञान के अंदर हो। ऐसी हिम्मत जो नया रमन में विज्ञान, थी। हाँ रामन में थी, रामानुजन में थी। रामानुजन तो छोड़िए, रामानुजन तो एकदम ही इस दुनिया से अलग थे।
वो दूसरे तरह के थे। लेकिन रामन, हाँ, रामन में थी, हिम्मत वाले थे। रमन के बारे में बात लेकिन इसलिए भी करता हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत बहुत माइनर सा और थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बारे में, किस तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अपने आप को मार्केट किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई 28 फरवरी हाँ, 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 1928 को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के उन्होंने काम किए। मार्केट किया कुछ हद तक। आजकल कोई मार्केट करने में पीछे नहीं है, बल्कि हाँ, आजकल मार्केट करने में बहुत आगे हैं, बहुत आगे आजकल हैं। मार्केटिंग पहले, रिसर्च बाद में। हाँ, लेकिन एक और भी बात है रामन का, जहाँ तक कि उनका व्यक्तिगत आविष्कार का सवाल है, वो 7 साल तक उस विषय पे काम कर रहे थे। लाइट स्कैटरिंग पर वो 7 साल तक काम कर रहे थे। और उनको 1921 में जब वो आए थे मेडिटेरेनियन सी पे, हाँ, तब वो भी से एक लेकर वो 1928 तक वो इस विषय पर प्रमुख काम, उनका प्रमुख काम इसी विषय पर था। और बहुत से स्टूडेंट्स काम करते थे, और उनके पास कोई इक्विपमेंट भी ठीक नहीं था, और वो फुल टाइम भी नहीं काम करते थे। वो दिन भर कोई और काम करते थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और शाम को एसोसिएट फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस में जा करके इस तरह का रिसर्च करते थे। अब आपने ये बात बोली है, मैं जनता को एक और बात बताऊंगा। खैर, मैं एक वीडियो में ये बता चुका हूँ कि दो चीजें यहाँ पर बताऊंगा कि रमन सर के बारे में, कि क्यों मैं उनको इतना ज्यादा एडमायर करता हूँ। क्योंकि शिप पर जब मेडिटेरेनियन सी से, मतलब इंग्लैंड से जब वो इंडिया आ रहे थे, शिप पर, बॉम्बे हार्बर पर जब शिप रुका, तब तक वो एक रिसर्च पेपर लिख चुके थे। शिप के अंदर ही एक रिसर्च पेपर लिख के बॉम्बे हार्बर से उन्होंने भेज भी दिया मैगजीन को, साइंस मैगजीन को। देन उसके बाद बात आती है कि आपने बताया कि आईएसीएस में जो उनका एक्सपेरिमेंट चलता था, उसमें इक्विपमेंट्स पूरे नहीं थे, तो एक सोडियम लाइट और मर्क्यूरी लैंप वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने नेचुरल लाइट को यूज किया। वो किस तरह से यूज किया कि मूवेबल मिरर्स लगा दिए अपने लैब के सामने, कि लाएंगे लाइट को किसी तरीके से लैब के अंदर। नहीं तो देखिए, ऐसा है ना कि विज्ञान उस स्थिति से बहुत बदल चुका है। अब द फोर्स ऑफ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज इज मच स्ट्रॉन्गर। तो ऐसी दुनिया में ऊंचे स्तर का विज्ञान करना मुश्किल है, लेकिन किया है लोगों ने। देखिए, मैं आजकल शायद चीन के बारे में बोलना उतना ठीक नहीं समझा जाता है, लेकिन चीन में मैंने देखा है कि 1970-80 तक जो लोग वहाँ से आते थे, उनके पास बहुत कम, न ज़्यादा जानकारी थी, न उनके पास ज़्यादा इक्विपमेंट था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि प्रायोगिक विज्ञान, विज्ञान मूलतः प्रायोगिक है, तो प्रायोगिक विज्ञान बहुत ही वैश्विक स्तर का, वर्ल्ड लेवल का एक्सपेरिमेंटल साइंस वहाँ करते हैं, क्योंकि उन्होंने इक्विपमेंट खरीदे, फिर डेवलप किए, बहुत कुछ किया। तो उस तरह का हम लोग पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हैं। इन फैक्टर्स में सिर्फ साइंटिफिक फैक्टर्स नहीं है, और जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनके बारे में खुल के हम बात कर भी नहीं सकते। तो कुछ, मैं तो यही रीजन समझता हूँ कि कुछ वो वाले रीजंस हैं जिनके बारे में बात शायद ना करना चाहें हम में से कुछ लोग, या कई लोग ना करना चाहें। खैर, इस सवाल से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दूसरे सवालों की तरफ चलते हैं। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब से हम लोग पढ़ते हैं, और इंटरनेट से कभी कोई चीज जानकारी लेते हैं, कई कई बार ऐसी चीजों से जानकारी लेते हैं। तो आपके जमाने में जब यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, अगर मैं पूरी तरह से उस तरीके से बात करूं कि वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था, हालांकि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट अलग है, बट इंटरनेट जो है वो उस समय पे उतना ज्यादा प्रचलित नहीं था, और वर्ल्ड वाइड वेब तो था ही नहीं जब आप लोग रिसर्च किया करते थे अपने पीक पर।
आप लोगों की जिंदगी किस तरह से थी, और आजकल जब आप देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है वो एक बस सर्च के बटन पर जो है वो टिका हुआ है, कि अगर आप ढंग से सर्च करते हैं तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हैं? कभी अगर बैठ के कभी अगर आप सोचे तो इस बारे में क्या विचार रखते हैं? ये तो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि इंफॉर्मेशन ऑफ high quality is widely available to young students who are starting their education and research, and to mature researchers to participate in the community of researchers. So information is available, and not only for these people, but for common people. You see, मैं अगर जानना चाहूँ कि डायबिटीज क्यों होता है, तो it would have been very difficult for me to find out 50 years ago, because I would have to go to a doctor. The doctor may or may not know. But today, I can simply go to the internet and get the information. Only problem is that I have to understand what is false information and what is real information and what is the quality and content of that information. But otherwise, so availability बहुत अच्छी है, लेकिन human mind has to process that information. Availability of information is one very good thing, but processing it into useful knowledge, into important knowledge, is something else. And I don't know whether we have advanced a great deal in that. And for that, some kind of basic training may help, but we don't have that, I think, on the whole. जी, जी। तो ये काफी सारी बातें हो गई हैं कि जनरली हम लोग वैज्ञानिकों के बारे में या वैज्ञानिकों के विचार जानने के लिए कुछ इस तरीके के सवाल पूछते हैं, बट अब सर कुछ पर्सनल सवाल जो है वो करना चाहूंगा। जन्म सर आपका बनारस में हुआ है, और बनारस में ही आपकी शुरुआती पढ़ाई हुई है। तो और बीएससी जैसा कि हम जानते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुई है, और एमएससी भी वहीं से हुई है। आपने पीएचडी जो है Columbia University. कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, तो वो एंडरसन सर के बारे में आपने पिछली बार एक किस्सा सुनाया था, कि जब आप पोस्ट डॉक के लिए उनके पास गए थे, एंडरसन सर के साथ आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा था? तो सर वो किस्सा एक बार दोबारा से हो जाए कि किस तरह से जो है वो बातचीत जो है वो आपकी हुआ करती थी, और शुरुआत में आपको काफी मुश्किल होती थी उनकी चीजों को समझने में। जी, ऐसा है कि मैंने जैसे आपने कहा, मैंने पीएचडी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद मुझे पहले से ही बहुत चाह थी कि हिंदुस्तान आऊँ, हिंदुस्तान में ही काम करूँ और हिंदुस्तान में ही विज्ञान का जो कुछ भी काम करूँ या बढ़ाऊँ, जो कुछ करूँ। इसलिए मैं जिस दिन मेरा पीएचडी का इम्तहान खत्म हुआ, उसी दिन या अगले दिन मैं भारत चला आया, और मैं कुछ महीने तक घर में बैठा रहा, मुझे नौकरी नहीं थी। फिर आईआईटी कानपुर में मुझे नौकरी मिल गई। तो आईआईटी कानपुर में मैं कई साल तक था। तो मैंने पोस्ट डॉक तो खैर कहीं किया ही नहीं था, पीएचडी किया और नौकरी मिल गई, और नौकरी उसमें काम करता रहा। फिर कुछ साल बाद मुझे लगा कि कुछ और करना, ज़्यादा सीखना चाहिए। तो मैंने कई लोगों को लिखा। तो मैंने एंडरसन साहब को भी लिखा। तो एंडरसन ने कहा कि हाँ, उस समय वो प्रिंसटन में थे, तो उन्होंने प्रिंसटन बुलाया मुझे, तो मैं प्रिंसटन गया वहाँ। तो ये 1977-78 की बात है। तो उस वक्त एंडरसन साहब से बात होती थी तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो मैं कई हफ्ते तक ये चलता रहा, तो मुझको बहुत तकलीफ। तो मैंने सोचा कि मैं किसी से बात करूं इसके बारे में। तो मेरे पीएचडी सुपरवाइजर या पीएचडी गाइड थे प्रोफेसर लैटिंजर, जो वो भी काफ़ी मशहूर आदमी हैं। तो वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, न्यूयॉर्क सिटी में थे, मैं प्रिंसटन में था, जो कि न्यूयॉर्क सिटी से करीब 40-50 मील 60 मील दूर है।
तो मैं लेटिंजर साहब से मिलने गया और मैंने उनसे कहा कि ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो लिटिंजर ने कहा कि फिल, एंडरसन का नाम फिल है, तो फिल डज नॉट गेट थिंग्स आउट बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, बट ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर फील्ड। तो ये ये एक विचित्र बात इस माने में है कि लेटिंजर स्वयं बहुत क्लियर थे। वो कुछ भी लिखते थे, बोलते थे, इतना स्पष्ट था, इतना स्पष्ट होता था। मैं कहता अरे ये तो बहुत सरल है, लेकिन वो सरल नहीं था, वो एक तरह से कंडेंस्ड था, है? तो खैर, तो उनसे एकदम ठीक उल्टा होते हुए भी उन्होंने कहा कि एंडरसन डज नॉट गेट थिंग्स बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट ऑफ क्लैरिटी, बट ही इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन आवर फील्ड। तो इसका मतलब कि आपको भुगतना ही पड़ेगा, हाँ, आपको हमारा नहीं होगा अगर आप रहना चाहें। तो हुआ ये कि ऐसा कहने के बाद में, ऐसा सुनने के बाद मैं लौट आया और थोड़े कुछ महीनों में मुझको एंडरसन की बातें समझ में आने लगी कि वो उनका जो एसोसिएशन ऑफ आइडियाज है, यानी कि इस विचार से उस विचार को जोड़ना, इस तथ्य से उस तथ्य को जोड़ना, ये पहले मुझको इस तरह का जंप समझ में ही नहीं आता था। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा। और ये भी हुआ कि आगे चल करके एंडरसन के बहुत से स्टूडेंट्स और को वर्कर्स मेरे पास आते थे और कहते थे कि फिल सेड दिस, व्हाट डज इट मीन? तो मैं उनको समझाता था। तो ये बात सच है कि एंडरसन का बात करने का और समझाने का तो समझाते तो थे ही नहीं ज्यादा, लेकिन उनका सोचने का तरीका, बात करने का तरीका समझ नहीं आता था। मैं अभी एक एंडरसन की बायोग्राफी किसी ने लिखी है, तो उसका उसको कहा गया मुझे रिव्यू करने के लिए। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, बायोग्राफिकल बुक को। तो उसमें एक बहुत अच्छा वाक्य मुझे लगा। वो एक बहुत ही मशहूर रशियन फिजिसिस्ट ने कहा, उस रशियन फिजिसिस्ट ने कहा कि वी नो दैट गॉड टॉक्स थ्रू एंडरसन, the only strange thing is that he has chosen such a strange vessel. तो ठीक है, वैसे ही था अनुभव। जी जी, बड़ा ही सुंदर है। एक जो है वो कहानी मेरे को लगती है पिछली बार जब आपने मेरे को सुनाई थी तो बड़ा मजा आया था, उस समय भी मैं सुना था। तो और इसलिए मैंने कहा कि दोबारा मैं जो है वो जनता तक ये कहानी जो है वो पहुंचाऊं। सर, आप जब बनारस से आप फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी तक का जो आपका सफर था, जब एंडरसन सर से जब बात करते थे, तो गैंग ऑफ फोर का एक जो है वो गैंग ऑफ फोर के नाम से काफी सारे पेपर्स जो है वो छपे हैं। तो ये गैंग ऑफ फोर क्या था, इसके बारे में कुछ बताइए। और ये नाम कैसे पड़ा और कैसे जो है वो चार लोग साथ आए और साथ में जो है वो पेपर्स जो है लिखना चालू किए, और कौन कौन जी चार ऐसा लोग है थे कि आपको जी मिलाकर। जी ऐसा है कि 1978 में जब मैं प्रिंसटन गया, एंडरसन साहब के साथ बातचीत करने लगा, काम करना शुरू किया, तो एंडरसन साहब के दिमाग में कुछ डिसऑर्डर्ड सिस्टम्स के बारे में कुछ विचार छाए हुए थे, और उन्होंने कहीं समर स्कूल में भी कुछ सुना था, तो उसके बारे में वो बात करते थे। तो कुछ तस्वीर खींचते थे, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। तो मुझे याद आया कि इससे शायद संबंधित, पॉसिबली रिलेटेड थिंग इज समथिंग एल्स। तो मैंने वो calculation, it was a calculation which actually showed how physical properties of disordered systems change when the disorder increases towards the localization of electrons. So this was the calculation which I and another friend who was in Princeton, we did. Then came the question of publishing this work.
This work was actually done by two of us and inspired by Anderson, and some numerical work closely related was done by a fourth person who was also in Princeton, who was also a part of our group. So these were the four people. Then we published this work. And this work was by Abrahams, Anderson, Licciardello, and Ramakrishnan. Now, this work became sort of known in the community, and one colleague said that, oh, this is the work of a gang of four. Now, this phrase gang of four was at that time quite current, because Mao Zedong was very old, and much of the power in China was exercised by a gang of four people, one of whom was Mao Zedong's wife, and three other members were members of the Communist Party. So they were called a gang of four. So this phrase was very common at that time, and so this friend said, "Oh, this physics work is the work of a gang of four," and so the name stuck. Similarly, what happened to the Rahul Dravid when he got the name of the wall? All. Yeah. जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो सर फिर आगे जब आप लोगों ने इस नाम से और पेपर लिखे, गैंग ऑफ फोर के नाम से, जब आप लोग लोग आपके बारे में जानने लगे, तो गैंग ऑफ फोर नाम सुन के कभी-कभी लोगों को ये नहीं लगता था कि पक्का फिजिक्स के पेपर ही छापते हैं ना ये लोग, मतलब पक्का वैज्ञानिक ही है ना ये लोग, कभी ऐसा? I mean, physicists, I mean, they are intelligent people. They know that no collection of gangsters can they publish papers in physics. I mean, so it's just a joke. Just as you say that, Rahul Dravid is the wall. The wall doesn't mean that he's a wall. I mean, wall means that, okay, you cannot penetrate his cricket defense. जी 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 जी। अब क्रिकेट की बात आई है तो सर आपका एक इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट में भी काफी ज्यादा आपकी रुचि रही है, तो उस तरफ भी मैं सवालों को मोड़ना चाहूंगा। पिछली बार हमारी काफी ज्यादा बात हुई थी क्रिकेट के बारे में, जो 175 जो है कपिल देव सर ने जो मारे थे वर्ल्ड कप में, और उस समय जो है वो ब्रॉडकास्टर्स की कुछ स्ट्राइक वगैरह थे जिसकी वजह से वो मैच जो है जनता नहीं देख पाए, पर आप बताते हैं कि वो मैच जो है वो आपको बड़ा अच्छे से याद है, और फिर उसके बारे में बात हुई थी, इंडियन क्रिकेट के बारे में बात हुई थी। तो क्रिकेट में आपकी रुचि कब से आई? क्रिकेट में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब से रुचि थी, और मैं स्कूल की ओर से खेलता भी था, और फिर क्रिकेट माने क्रिकेटिंग कंट्रीज, क्रिकेटर्स, इन सब के बारे में भी मैं अखबार में पढ़ता था, या कमेंट्री। उस जमाने में तो हिंदुस्तान में टेलीविजन नहीं था, तो हम लोग रेडियो से ही कमेंट्री सुनते थे, तो उसमें भी मैं सुनता था। तो इस तरह से रुचि जारी रही और अभी भी है। लेकिन मेरा क्रिकेट खेलना तो स्कूल में ही था। मैंने कॉलेज में भी क्रिकेट नहीं खेली, और आगे भी नहीं खेली। सर आप क्या चीज पसंद करते थे, बैटिंग या बॉलिंग? मैं ओपनिंग बैट्समैन था और लेग ब्रेक बॉल करता था, दोनों करता था। जी बहुत बढ़िया। ओपनिंग बैट्समैन तो मतलब कि अगर आप आउट हुए तो गेम खत्म। बैट आपका होता था सर? नहीं, बैट तो स्कूल का होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, कभी गली वली में हम लोग खेलते थे तो जिसका बैट होता था उसकी फर्स्ट बैटिंग होती थी, और जी जी, अगर समझता हूँ। मैंने जब स्कूल की जब हम लोग खेलते थे, तो उन लोगों का बैट, बॉल, स्टंप, तरह तरह के क्रिकेटिंग इक्विपमेंट जाता था उनके साथ। जी 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 जी। तो सर अभी के क्रिकेट के हिसाब से अभी अभी T20 वर्ल्ड कप जो है वो गुजरा है,
मतलब उतना इंडिया के लिए तो उतना अच्छा नहीं रहा। और खैर मुझे T20 वर्ल्ड कप उतना समझ भी नहीं आया, क्योंकि काफी सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी हुआ, तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। तो अभी के हिसाब से जब आप देखते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो बनती हुई आई है और आज के टाइम पर जो है, तो आपके हिसाब से आपको कौन अच्छा लगता है अभी क्रिकेट में? बहुत से लोग अच्छे हैं, मैंने बहुत से लोग बहुत अच्छे हैं। मैंने बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन, ये लोग बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अक्षर पटेल बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। और बैटिंग तो बहुत लोग बढ़िया करते हैं। और ये है कि निडर बैटिंग भी बहुत से लोग करते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बैटिंग जिसको कि क्लासिकल टेक्निक वाली बैटिंग, वो भी बहुत से लोग करते हैं। तो मैंने आजकल बहुत अच्छा हो गया है मेरे ख्याल से। जब मैं छोटा था तो फास्ट बॉलर्स नहीं थे, कुछ एक दो स्पिनर्स अच्छे होते थे, एक दो बैट्समैन अच्छे होते थे, लेकिन हिंदुस्तान हर बार हारता था, अक्सर हारता था, हर बार नहीं। लेकिन अब देखता हूँ कि बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं, बैट्समैन, और बहुत से अच्छे बॉलर्स हैं, काफी फास्ट बॉलर्स हैं। तो ये काफी बदलाव आ गया, और साइकोलॉजी में भी बहुत फर्क आ गया है, उन लोगों की मेंटेलिटी। ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि जो एकदम ऊंचे स्तर पे कितने इंडियन बैट्समैन या बॉलर्स हैं, वो अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, जी जी। वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पर उतने ज्यादा, मतलब कुछ नाम जो है वो चमकते हैं, पर एकदम चमचमाती टीम जो है वो भी दिखाई उतनी नहीं देती। बेसिकली कुछ इस तरीके की बात है। वो कुछ गड़बड़े जो है वो हमेशा रहती है, पर ऑस्ट्रेलिया हमेशा पता नहीं कैसे बाजी मार जाता है। ऑस्ट्रेलिया का। It actually won the games, even though they were very difficult, and under very difficult conditions, they won the games. Yeah, in Australia, against Australia. जी 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 जी। But बहुत। unfortunately, this time in the T20 World Cup, India did quite badly. Maybe though they were very talented, they were not courageous. फर्स्ट मैच हारने के बाद तो मतलब फिर तो सबकी उम्मीदें टूट गई थी कि अब जो है वो पता नहीं किस तरह से फर्स्ट और सेकंड मैच हारने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, अब गेम है, क्या कर सकते हैं अब उस बारे में। That's right. Finally, it's a game. Yes. इट्स गेम। कभी आपका दिन Yeah. अच्छा So, होता है, कभी नहीं होता। yeah, तो yeah, you are right. People get terribly attached to this or that. I remember that when something like this 50 over match was being played between India and Ceylon, Sri Lanka, in Eden Gardens. In the Indian team, Ganguly was not included. So the audience, spectators are very unhappy. And actually, it was it was a World Cup, it was a championship. And I think when the Indians lost, they were, I mean, for every good stroke of the opposite team, the spectators would cheer. So you get very attached to a person or a team, which is labeled the team of a country or a particular player and so on, so attached that you do something which some people find very strange. जी जी जी। But it's a game, that is right. Finally, it's a game. एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ गेम। Yeah. आपको एंजॉय करने के लिए दिया गया है, आप एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो सर बहुत ही बढ़िया लगा आज आपसे बात करके। और मैं तो दूसरी बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि पुराने वाले इंटरव्यू में कुछ टेक्निक
जो टेक्निकल फॉल्ट जो है वो हो गई थी, इस वजह से हमें ये दोबारा रिकॉर्ड करना था। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा समय देने के लिए, और दोबारा समय देकर दोबारा से सवालों के जवाब जो है वो देने के लिए। और काफ़ी मज़ा आया आपके साथ दोबारा बात करके, और काफ़ी सारी चीज़ों को जाना, कुछ नए सवाल थे, कुछ नए सवालों के बारे में जो है वो जाना, और कुछ नए सवाल अब दिमाग में आए हैं, उन्हें लिख लिया गया है, और अब आगे आप ही से वो सवाल जो है दोबारा से पूछे जाएंगे। तो एक एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे, फिर उसके बाद विदा लेते हैं सर। Advice is enjoy what you are doing. इससे बेहतर एडवाइस क्या होगी अब? but, इससे but do it seriously. डू इट सीरियसली। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डीप एडवाइस है, ऑडियंस को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब सिर्फ 3 वर्ड है, डू इट, जो भी कर रहे हो वो मन से करो, पर एंजॉय करो उसको। पर आप इस चीज को तब समझोगे जब आप लिटरली वो काम करोगे जो आप एंजॉय करते हो, तो काम काम नहीं खेल लगने लगेगा। तो ये रियलिटी में होता है। तो सर बड़ा ही मजा आया आपके साथ बात करके। विदा लेने का मन तो नहीं कर रहा है, पर अभी के लिए विदा लेना पड़ेगा, और आगे मिलने का वादा लेने के साथ सर हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।